अस्सलाम स्पोर्ट्स वर्ल्ड के साथ मैं हूं महरीन जमील। नासरीन, आखिरकार तवील इंतजार के बाद कौमी T20 टीम का ऐलान हो ही गया है। इसके अलावा पीसीबी के 2 डायरेक्टर्स का डोमेस्टिक सिस्टम बेहतरीन होने का दावा और पाकिस्तानी क्रिकेटर्स का कॉन्टेनरशिप बढ़ाया जा रहा है। उधर जनूबी अफ्रीका के वयान मोल्डर कहते हैं कि उन्होंने जानबूझकर रबाडा का रिकॉर्ड नहीं तोड़ा। पाकिस्तान हॉकी टीम अंडर 18 एशिया कप के सेमीफाइनल में पहुंच गई है और विंबलडन में भी कांटे के मुकाबले जारी हैं। इसके अलावा और बहुत सारे मौज़ूआत हैं जिन पर बात करने के लिए स्टूडियोज में हमारे साथ मौजूद हैं जाहिद मकसूद, मोहम्मद यूसुफ अंजुम और हमारा साथ देंगे सलीम खालिक साहब। सलीम खालिक साहब, गुफ्तगू का आगाज आपसे करेंगे। 5 खिलाड़ी आउट हो गए, 3 खिलाड़ी इन हो गए टीम में, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, जो स्क्वाड सेलेक्ट हुआ है वो बांग्लादेशी क्रिकेट टीम की मौजूदा हालत को देखते हुए बिल्कुल ठीक सेलेक्ट हुआ है। मुझे लग रहा है यंगस्टर ज्यादातर इन्होंने लिए हैं। कुछ जो बाहर हुए उनमें से 2 नोटेबल है, जैसे एक तो अपने शादाब खान, वो इंजर्ड हो गए। तो इंजरी की वजह से उनकी कमी पाकिस्तान टीम को महसूस होगी। हारिस रऊफ, वो भी इंजरी का शिकार है। तो ये 2 हमारे मेन प्लेयर बाहर हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद जो स्क्वाड सेलेक्ट हुआ है, मेरा ख्याल है कि वो इस काबिल है कि बांग्लादेश की जो मौजूदा टीम है उसको तो शिकस्त दे दे। क्योंकि आपने देखा होगा जिस तरह उनकी परफॉर्मेंस चल रही वो कि अब थोड़ी थोड़ी बेहतरी वनडे बन के नजर आई। पिछला मैच वो जीत भी गए थे, लेकिन फिर भी जिस तरह की टीम हो आपको उस तरह के प्लेयर खिलाने चाहिए। यहाँ अगर आप लेकर आ जाते फिर बाबर आजम को, मोहम्मद रिजवान को सारे लेकर आ जाते, फिर ये स्कोर करते, फिर आप कहते किंग बाबर, ये देखो किंग बाबर ने बांग्लादेश के खिलाफ 2 सेंचुरियां कर दी, 280 कर दिए, रिजवान ने देखो ऐसा कर दिया, फिर ये बच्चे कब खेलते? तो इसके लिए जरूरी है कि जहां आपको मौका मिले अपने FTP में या इस तरह का, तो ये यंग प्लेयर को बिल्कुल उसमें मौका दें। और अभी नहीं खिलाएंगे तो कब खिलाएंगे? तो बज़ाहिर जो है स्क्वाड मेरे ख्याल में बेहतर है और होपफुली शायद लग रहा है इसकी परफॉर्मेंस भी बेहतर है। सही। अच्छा जाहिद साहब, आपका क्या कहना है? जिस तरह सलीम खालिक साहब कह रहे हैं कि अभी नहीं खिलाएंगे तो फिर कब खिलाएंगे, क्या बात ठीक है, सिलेक्शन ठीक है? देखें, ओवरऑल अगर देखा जाए बैटिंग लाइन तो बहुत अच्छी है, तकरीबन यही बनती थी। 1-2 चीज़ें कही जा सकती हैं कि जी नाफे को क्यों नहीं लिया, क्योंकि नाफे जो ओपनिंग पे आते हैं और ज़ाहिर है ओपनर तो ऑलरेडी 3 टीम में मौजूद हैं, या किसी एक आध और प्लेयर की बात की जा सकती है। जहाँ तक फास्ट बॉलिंग का तल्लक है उसमें मेरा ख्याल है वैसे तो बांग्लादेश की पिचेज़ ऐसी हैं, वहाँ स्पिन अटैक जो है मजबूत होना चाहिए और वो पाकिस्तान का मजबूत है। इब्रार अहमद हैं, सुफियान मुकीम है, सलमान अली आगा बॉलिंग करते हैं, साइम अयूब कर सकते हैं, नवाज़ टीम में मौजूद हैं। लेकिन फास्ट बॉलिंग फिर भी कदरे वीक दिखाई देती है। क्या बात, अफरीदी मौजूद हैं, बिल्कुल 2 नए हैं, सलमान मिर्ज़ा और अहमद दानियाल। उनकी माजी की परफॉर्मेंस देखें फिर तो वो बहुत कम है, लेकिन हमने देखा उनमें एनर्जी लेवल काफ़ी है, कैम्प में काफ़ी मेहनत करते हैं, उनको चांस मिला तो इस चांस को अवेल करना चाहिए। लेकिन एक आध लिया जा सकता था बॉलर। लेकिन सवाल थोड़ा सा पैदा होता है यहाँ पर कि मोहम्मद नवाज़ को किस परफॉर्मेंस पे लिया है। मेरा ख्याल है अगर सेलेक्टर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस पहली दफ़ा हुआ है कम अज़ कम मैंने ये देखा है कि इसमें कोई सिलेक्शन कमेटी का बंदा नहीं था जिन्होंने टीम मंतखब की है। और हुए भी बड़ी अजीब तरीके से है कि मीडिया को बुलाया गया था कि डोमेस्टिक क्रिकेट पे प्रेस कॉन्फ्रेंस है जो अब्दुल्ला खुर्रम नियाजी करेंगे और उनके साथ जुनैद ज़िया होंगे जो दोनों डोमेस्टिक के डायरेक्टर्स हैं। और प्रेस कॉन्फ्रेंस के फ़ौरन बाद बताया गया कि एडवाइज़र टू चेयरमैन आमिर मीर साहब आ रहे हैं और साथ उनके समीर अहमद चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर आ रहे हैं। अब इन दोनों ने टीम मंतखब नहीं की, मीडिया उन पर क्या क्वेश्चन करेगा कि फ़लाँ को लिया, फ़लाँ को क्यों नहीं लिया। हाँ, अलबत्ता एक क्वेश्चन जब किया गया कि किसी को वाइस कैप्टन नहीं बनाया गया क्योंकि शादाब जो है वो अनफिट हो गए, तो फिर आमिर मीर साहब ने जवाब दिया कि दुनिया भर में कहीं भी वाइस कैप्टन का ऐलान नहीं किया जाता, इसलिए हमने वाइस कैप्टन नहीं बनाया। इससे पहले मैं बात करने लगा था मोहम्मद नवाज़ की, तो मोहम्मद नवाज़ ने इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से सिर्फ 2 मैच कप्तान ने उनको खेलने का मौका दिया। 11 मैच खेले थे इस्लामाबाद यूनाइटेड ने, पहले 5 मुसलसल अपने होम ग्राउंड पर रावलपिंडी में जीते थे। उन 2 मैचेस में मोहम्मद नवाज़ ने दोनों मैचों में 1-1 ओवर उसको दिया गया, 1 विकेट भी ली उन्होंने। एक मैच में 21 रन किए, एक में 8 रन किए। तो किस परफॉर्मेंस की बुनियाद पर आपने मोहम्मद नवाज़ को शामिल कर लिया? ओवरऑल अब ज़ाहिर टीम बन चुकी है, जाएगी अपना ढाका जाएगी। बांग्लादेश की टीम बिल्कुल ऐसी है, ज़ाहिर वीक दिखाई देती है बांग्लादेश टीम, वो ऐसे ही है जैसे आजकल साउथ अफ्रीका
जिम्बाब्वे में खेल रही है, उनके भी बहुत से प्लेयर नहीं गए, तो हमारे भी बड़े प्लेयर जो हैं, बैटिंग की यहाँ पे बात नहीं हो रही, बॉलिंग साइड में अलबत्ता लोगों को तवक्को थी कि शायद अफरीदों को ले लेंगे या नसीम शाह को ले लेंगे। हसन अली क्योंकि वाइटैलिटी लीग खेल रहे हैं, हो सकता है उन्होंने खुद ही कहा हो कि अभी इनको खेलने का मौका दिया जाए। तो जैसा कि अमर मीर और समीर अहमद ने ये बताया था कि वेस्ट इंडीज़ की टीम चंद दिनों में अनाउंस होगी, फिर देखना होगा कि कौन सा बड़ा खिलाड़ी उसमें आता है और किसको नहीं लिया जाता। सही। अच्छा यूसुफ अंजुम साहब, आपका क्या ख्याल है, एक तो ओवरऑल टीम की सिलेक्शन के ऊपर, फिर मोहम्मद नवाज की सिलेक्शन के ऊपर उन्हें दोबारा लिया गया, आपके ख्याल में PSL में उनकी कारकर्दगी क्या इतनी लाजवाब थी? देखिए, मेरे ख्याल में हो सकता है कि तजर्बे की वजह से उनको फौकियत दी गई हो, क्योंकि आपको पता है कि शादाब खान फिट हुए हैं, उनकी अदम मौजूदगी में एक ऐसे बॉलर की ज़रूरत थी जो उन कंडीशन में जाकर पाकिस्तान टीम के लिए अच्छा परफॉर्म कर सके। और मेरे ख्याल में इसलिए मोहम्मद नवाज़ को तरजीह देगी, वो बांग्लादेश प्रीमियर लीग में खेल भी चुके हैं वहाँ पर उन कंडीशन में, तो मेरे ख्याल में इसलिए सिलेक्टर मुनासिब समझा कि एक बार फिर मोहम्मद नवाज़ को मौका दिया जाए। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए एक बात ये भी हम पे आया हो गई है कि अब बाबर आजम और जो रिजवान ये T20 स्क्वाड का हिस्सा नहीं होंगे, क्योंकि जब ये सवाल किया गया वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो उनका मौक़िफ़ था PCB हुकाम का कि वो कौन सा T20 स्क्वाड का हिस्सा थे जो अब उनको हम शामिल करते। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अब मेरे ख्याल में दोबारा कभी ये T20 स्क्वाड में हो सकता है कि उनको शामिल ना किया जाए। और यहाँ पर अच्छी बात है कि दो ऐसे खिलाड़ी PSL की पैदावार हैं जो स्क्वाड का हिस्सा बने, इसमें अहमद दानियाल और सलमान मिर्ज़ा, दोनों ही ये लाहौर कलंदर की तरफ से खेल चुके हैं। अहमद दानियाल ने इस बार पेशावर ज़ल्मी की नुमाइंदगी की, जबकि सलमान मिर्ज़ा प्योर जो लाहौर कलंदर की प्रोडक्ट हम उसको कह सकते हैं, उन्होंने 4 मैचेस में 9 विकटें भी हासिल की, 2 बार वो मैन ऑफ द मैच भी हुए। यकीनी तौर पर ये अच्छा साइन है कि PSL के एक प्लेटफार्म जिसको कहा जाता है T20 की प्रमोशन के हवाले से बनाया गया, तो उसमें से 2 खिलाड़ियों का सामने आना, उनका मौका मिलना, यकीनी तौर पर सेलेक्टर ने एक अच्छी रवायत कायम की है। लेकिन अब देखना ये होगा कि सलमान मिर्ज़ा और अहमद दानियाल उन कंडीशन में जाकर जो कहा जाता है कि जो स्पिनर्स के लिए ज़्यादा फ्रेंडली होती हैं वहाँ पर कैसा परफॉर्म करते हैं। मजमूई तौर पर इससे अच्छी टीम शायद बनना मुमकिन भी नहीं थी। वैसे तो कहा जा सकता है कि अब किस खिलाड़ी को क्यों लिया, किसी को खिलाड़ी क्यों नहीं लिया, तो ये तो हम सवालात अक्सर करते रहते हैं। लेकिन अब चूँकि एक नई टीम तश्कील दी जा रही है, नया कोचिंग स्टाफ भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने हायर किया, जिसमें 2 गैर मुल्की जो कोचेज़ हैं उनको रखा गया, जिसमें एक ग्रांट रोडन है जो स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के, जबकि उसके अलावा एक और जो कोच है उनको भी उसका हिस्सा बनाया गया है। तो मेरे ख्याल में यकीनी तौर पर इससे एक कम्बिनेशन एक जो बनाया कि मुल्की और गैर मुल्की कोचेज़ के साथ साथ अब ये जितना भी फोकस किया जा रहा है वो चूँकि T20 अब बहुत ज़्यादा आगे हैं, T20 एशिया कप भी है, T20 वर्ल्ड कप भी इन्हीं पिचेस पर खेला जाना है, तो इसलिए अब नई एक टीम तैयार करने की कोशिश की जा रही है। अब देखते हैं कि ये टीम आइंदा आने वाली सीरीज़ में और ख़ासतौर पर बांग्लादेश और वेस्ट इंडीज़ में किस किस्म की परफॉर्मेंस देती है। सही, बैकअप तैयार करने की पूरी कोशिश कर रहा है PCB। अच्छा सलीम खालिक साहब, टीम का ऐलान सिलेक्टर्स ने क्यों नहीं किया, क्या वजह लगती है? इसके अलावा टीम में फास्ट बॉलर कोई नहीं है, इस पर आपकी राय क्या है? कोई तजर्बाकार फास्ट बॉलर? देखिए, सेलेक्टर्स को करनी चाहिए थी बिल्कुल, लेकिन अब एक ऐसा एक बन चुका है, एक स्टाइल ही अब ऐसा हो गया कि बहुत कम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं सेलेक्टर्स भी। या तो प्रेस रिलीज आ जाती है, उसी में कुछ कोट्स होते हैं, या जैसे आज बहुत ही एक अलग चीज नजर आई कि PCB ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, क्योंकि वो ना उन्हीं को चाहिए जिन्होंने कोई काम किया हो। जैसे डोमेस्टिक क्रिकेट का जो किया, जो डोमेस्टिक क्रिकेट में जो तब्दीलियां की वो की अभी, जिन्होंने अब्दुल्ला उनको बिठाया, जुनैद ज़िया को बिठाया प्रेस कॉन्फ्रेंस में। इसी तरह जब सिलेक्शन था तो सिलेक्शन में भी फिर बिठाते, 2 सेलेक्टर्स को तो एटलीस्ट बिठाते, ताकि जो वहाँ मौजूद थे वो अपने जिनके जहन में सवाल आ रहे थे कि जी फास्ट बॉलिंग में ये कमी है और इधर ये कमी है, तो उधर पूछ सकते हैं। क्योंकि जो PCB ऑफिशियल है बेचारे सुमैर सैयद, तो इतना टाइम हो गया इनको तो अभी तक कुछ जानता भी नहीं है, शायद इसीलिए आजकल वो प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह में आ रहे ताकि थोड़ा फेमिलियर हो, लोगों को पता चले कि यार ये CEO है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, तो उनको क्या पता क्रिकेट का, उन्होंने तो कोई ताल्लुक ही नहीं रहा उनका क्रिकेट में, तो ब्यूरोक्रेसी के आए हो, उनको तो पता ही नहीं है कुछ, तो वो बेचारे क्या जवाब देंगे। तो बस ये थोड़ा एक गलती हुई है PCB से, लेकिन इसमें हो सकता है सेलेक्टर खुद कंफर्टेबल ना हो, क्योंकि अब जो ऑफिशियल होते हैं ना, चाहे वो सेलेक्टर्स हो, कोचेज हो या दूसरे हो, उनकी कोशिश होती है मीडिया से दूर रहे। जब वो बाहर होते हैं ना PCB से, या कोई उनको जॉब नहीं मिली होती, तो उनकी कोशिश होती है मीडिया के करीब आए, पायन की हाल है, की हो रहा है, ये हो रहा है, ये खूब गपशप लगाते हैं। और जहां उनको कोई ओहदा मिलता है उसके बाद फोन ही नहीं उठाते, वो मीटिंग में था मैं, अरे भाई तुम के ट्रम्प के PA बन गए हो कि तुम्हारे पास टाइम नहीं 2 मिनट का। तो ये तो स्टाइल है,
तो अब वो डरते हैं फिर कि यार ये मीडिया वाला आएगा ना कि यूसुफ अंजुम मेरे से ये सवाल कर लेगा, मैं फंस जाऊंगा। जाहिद मकसूद ने अगर मुझसे ऐसा सवाल कर लिया तो मैं इसका क्या जवाब दूंगा? इससे अच्छा सुमैर सैयद को भेज दो, उसको बेचारे को पता ही नहीं है, लोगों को भी पता है कि उनको क्रिकेट का इतना आइडिया नहीं है, तो वो अपना आराम से उसको जेल करा देंगे। तो ये हमेशा नहीं चलती पॉलिसी। अगर आपने कोई टीम मुंतखब की है, अगर आपने कोई डिसीजन लिया है, तो आप में इतना करेज होनी चाहिए कि उसको ओन करें कि हाँ यार मैंने लिया है, इसको ये वजह है, मुझे इसकी नजर है, हाँ यार मैंने ड्रॉप किया ये वजह। इतनी हिम्मत ही नहीं है, ये क्या जवाब दे सके, इसीलिए शायद ये छुपते फिर रहे। और रही बात फास्ट बॉलर्स की, ये ठीक है इनएक्सपीरियंस है, लेकिन वहां पर शायद इतना स्पिनर की शायद ज्यादा हमें जरूरत पड़े। फास्ट बॉलर जो पिचेस होती हैं बांग्लादेश की, वो रिवायती तौर पर बैट्समैनों के लिए बहुत साजगार होती हैं, वो कि इसमें कोई दो राय नहीं कि फास्ट बॉलर की भी एक इम्पोर्टेंस है। लेकिन यंगस्टर्स को, जैसे मैंने पहले कहा, अगर अभी आप मौका नहीं देंगे तो कहाँ देंगे? वेस्ट इंडीज का जो टूर आ रहा है वहाँ वेलकम बैक नासरीन। खेल के मैदान से ताज़ा तरीन अपडेट ये है कि विमेन T20 वर्ल्ड रैंकिंग जारी कर दी गई है। इसके अलावा पीसीबी ने T20 टीम का जो ऐलान किया है उसके लिए कल से कैंप लगेगा। यूसुफ अंजुम साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगी, कैंप में कोई 5 खिलाड़ी नए भी ऐड हो रहे हैं जिनका जो है हम अक्सर जिक्र करते रहते हैं, उनकी भी वनडे के लिए जिन्होंने जाना है। इसके अलावा वनडे की जो टीम है उसका ऐलान कब तक होगा? महरीन, ये वनडे की टीम जो है उसको सोमवार या मंगल को अनाउंस किया जाएगा। और यकीनी तौर पर चूँकि 5 खिलाड़ियों को, जिनमें बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शहनशाह अफरीदी, नसीम शाह, वसीम जूनियर शामिल है, इनको भी कैंप में मदऊ किया गया। ये मेरी इत्तला के मुताबिक 5 खिलाड़ी वहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं कराची में। और जो पाकिस्तान टीम का गैर मुल्की कोचिंग स्टाफ है, जिसमें माइक हैसन हेड कोच, शैन मैकडर्मट जो फील्डिंग कोच है, इनको अभी लिया है, उसके साथ ग्रांट रोडन ये भी कराची पहुँच चुके हैं। कल से वहाँ पर ट्रेनिंग का आगाज़ होगा। तो कैंप में इनको बुलाने का मकसद ये, क्योंकि अभी तक पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान जो वनडे मैचेस हैं उसका फैसला नहीं हो पाया। वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट बोर्ड ने जो वनडे मैचेस के लिए अपनी जो टिकटों की फ़रोख्त उसका भी आगाज़ कर रखा है। पीसीबी ने हालांकि कहा हुआ कि ये जो वनडे मैचेस हैं इनको भी T20 में तब्दील किया जाए। इसलिए आज सिर्फ बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज़ के लिए T20 के लिए टीम का ऐलान किया गया। वेस्ट इंडीज़ में कौन सी टीम T20 जाएगी इसका फैसला भी होना भी बाकी है। उसके जो वनडे मैच है उसके लिए अभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि उनकी बातचीत वेस्ट इंडीज़ बोर्ड के साथ जारी है। अगर मामला तय पाते हैं तो फिर यकीनी तौर पर सोमवार या मंगल को ये जो वनडे स्क्वाड होगा वेस्ट इंडीज़ के साथ T20 का, ये भी अनाउंस कर दिया जाएगा। बाबर आजम, रिजवान, शहनशाह अफरीदी, वसीम और नसीम शाह को इस कैंप का हिस्सा बनाने का मकसद भी यह है कि ये खिलाड़ियों के साथ अपनी ट्रेनिंग करें ताकि उनके साथ मिक्सअप हो और अपना पाकिस्तान क्रिकेट के लिए मज़ीद जो है आगे टीम में होंगे उसका हिस्सा बने। यकीनी तौर पर अच्छा साइन है कि सीनियर के साथ जूनियर खिलाड़ी वहाँ पर मौजूद होंगे कैंप में, उनको सीखने का मौका मिलेगा। बाबर आजम, शहनशाह अफरीदी, ये सारे तजर्बाकार खिलाड़ी हैं और उनके साथ अगर जूनियर जब बातचीत करेंगे, उनके साथ कैंप अपना शेयर करेंगे, तो नेट शेयर करेंगे, तो उससे यकीनी तौर पर आने वाले दिनों में हमारे यंगस्टरों को काफ़ी फ़ायदा होगा। सही। अच्छा सलीम खालिक साहब, आज आपकी खबर थी रिटेनरशिप अलाउंस के हवाले से कि उसमें इजाफा किया जा रहा है। इसके अलावा मैन वेमेन जो खिलाड़ी हैं उनकी तादाद में भी इजाफा किया जा रहा है, तो अखराजात में कितना इजाफा होगा? देखिए, कुछ जगह पे अखराजात बढ़े हैं तो कुछ जगह पे कम भी हुए हैं। डोमेस्टिक क्रिकेट के अखराजात मेरे ख्याल में कम होंगे क्योंकि चैंपियंस का अब खत्म हुआ है। ये जो प्लेयर्स के रिटेनरशिप के पैसे बढ़े हैं, इसकी एक वजह ये भी है कि जो कॉन्ट्रैक्ट इनके साथ हुआ था जो ज़का अशरफ के दौर में 3 साल का, जो हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम हुआ था कि आईसीसी का जो पाकिस्तान को शेयर मिलता है आमदनी से, उसमें से प्लेयर भी अपना हिस्सा लेंगे। जो ये ब्लैकमेल करके कुछ प्लेयर्स ने हमारे सीनियर पीसीबी से फैसला मनवाया था हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम, तो इसकी एक क्लॉज ये भी थी कि हर साल जो है वो पैसे बढ़ते रहेंगे। तो अब जाहिर है एक और साल आ रहा है तो उसमें शायद पैसे इनको बढ़ाने पड़ेंगे, इसलिए ऐसा किया था। और 5 और प्लेयर जो है उनका इजाफा भी किया गया है, इसमें कॉन्ट्रैक्ट में किया जाएगा। अभी अनाउंस तो हुए थे, पिछले साल 25 थे, अब शायद 30 होंगे। वुमेन की में भी इस तरह पैसे बढ़ाए गए। तो ये प्लेयर्स का पैसा है, प्लेयर्स को मिल रहा है, चले अच्छा है, लेकिन पुराने वालों को नहीं मिलना चाहिए 50-50 लाख रुपए। अच्छा, एक भाई साहब ने बड़ी एक बात बोली थी कि बड़ी कमाल है, महारत है, मैंने मुंह से नक्की साहब को बचा लिया। हालांकि जितना ज्यादा क्रिटिसिज्म मैं कर रहा हूँ, मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि आप देखें हम लोगों ने अभी खबर दी वो वाली जो डोमेस्टिक क्रिकेट का कराची के मैदान से उन्हें करने वाली, आप देखें किसी मीडिया ने वो खबर नहीं उठाई, सिर्फ एक्सप्रेस पे छपी, एक्सप्रेस टीवी पे चली, किसी ने नहीं उठाई। 2 दिन बाद फिर जब पीसीबी ने बाकायदा अनाउंस किया तो वो भी डरते डरते लोगों ने उस चीज पे बात करना शुरू की। पीएसएल पे जितना हम लोगों ने
स्लो काम का ये जो हम लोग पॉइंट आउट, हम तो अपने तौर पर कर रहे होते हैं, और ना हमको कोई नौकरी चाहिए पीसीबी में, ना हम कोई क्रिमिनल है, ना हमारी कोई करोड़ों अरबों रुपए की जायदादें हैं कि किसी से डरे, हम तो अपने तौर पे कर ही रहे होते हैं। लेकिन मैं देखता हूँ ये जाहिद साहब का इस हद तक पॉइंट ठीक है कि बाकी मीडिया और साबिक क्रिकेटर्स वगैरह एक हॉल में बंद हो गए हैं, तो शायद इस वजह से थोड़े इश्यूज हो। लेकिन जहां जहां जरूरत महसूस हो वहां पर बीइंग जर्नलिस्ट सबको आके उसकी निशानदेही करते रहना चाहिए और बताना चाहिए। लेकिन हर चीज जो ऊपर वाले बंदे के ऊपर डाल दे कि जो अपने ओहदे में सबसे बड़ा है, ये भी दुरुस्त नहीं है। आपको अगर जिम्मेदारी मिली है तो अपना फिर उसको, कामयाबी को अगर आप कर रहे हैं तो फिर नाकामी को भी एक्सेप्ट करना चाहिए। सलीम भाई हमारी बातें दिल पे ना लगाया करें। अच्छा नहीं, आपकी बातें दिल पे नहीं लगाता साहब, दिमाग में लगाता हूँ। अच्छा साहिद साहब, यहाँ एक सवाल है, चैंपियंस कप हो, डोमेस्टिक क्रिकेट हो, गलत फैसले कुछ लोग कर लेते हैं और फिर करोड़ों का नुकसान होता है। ये जो नुकसान होता है इसका अजाला कैसे मुमकिन है? मतलब जो लोग गलत फैसले करते हैं, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, किसी का एहतसाब का कोई अमल नहीं है यहाँ पर। किससे सवाल? आपसे जाहिद साहब, आपसे। चैंपियंस कप का वो तो हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं। देखें लास्ट ईयर चैंपियंस कप इंट्रोड्यूस कराया था, 7-5 मेंटोर अनाउंस कराए थे। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस जो थी अब्दुल्ला खुर्रम नियाज़ी की और जुनैद ज़िया की, उसमें ये बताया गया, क्योंकि पता तो सबको पहले भी था कि उनमें से 3 मेंटोर जो है वो रिज़ाइन दे चुके हैं, जबकि मिसबा और सरफराज जो है वो अकेडमी में काम करते हैं। क्या काम करते हैं? उनका क्वेश्चन के जवाब में ये कहना था कि इसका तफसीलात जो है जवाब जो है वो वाकिफ दे सकते हैं कि वो उनसे क्या काम ले रहे हैं। चैंपियंस कप जो है एक अच्छा आइडिया था जिसमें आपके तमाम टॉप के जो है क्रिकेटर्स हिस्सा लेते थे, और फैसलाबाद में जैसा कि हमने गुज़श्ता रोज़ भी इसका जिक्र किया था। एहतसाब तो होता है यकीनी तौर पर, लेकिन क्योंकि खुर्रम नियाज़ी साहब, जुनैद ज़िया साहब ने एक नया सिस्टम फिर लिया है और फिर बज़ेदा है कि सिस्टम में कोई तब्दीली भी नहीं की गई, और फिर इतनी तनकीद के बावजूद उन्होंने उसको बरकरार रखा है कि यही 2 टीमें होंगी। और अगर कराची की 2 टीमें, साथ ही साथ उन्होंने तारीफ़ भी कर दी है कि कराची की टीमों में बड़ा पोटेंशियल है, दोनों टीमें जीतेंगी, दोनों भी क्वालिफाई कर सकती हैं। एकदम 18 से 8 कर देना या 6 कर देना ये नुकसानदेह है। हाँ, एक और बात जिसका जिक्र करना चाहूँगा, जब उन पर सवाल किया गया कि आप रावलपिंडी और इस्लामाबाद में ही क्यों क़यादत ट्रॉफी के तमाम मैचेस रख रहे हैं, उन्होंने कहा जी इसकी वजह मौसम और पिचेज़ हैं। ये समझ मेरी समझ से बालातर है, क्योंकि सितंबर में जो मौसम होता है वो बाकी शहरों का भी बहुत अच्छा होता है। क़यादत ट्रॉफी को बिल्कुल महदूद कर देंगे आप 2 शहरों को, ट्विन सिटी तक, तो ये तो मेरा नहीं ख्याल कि ये क्रिकेट के फ़रोग़ की बात है। बहुत से ऐसे शहर हैं जहाँ पे इब्तिदा में मैचेस कराए जा सकते हैं। आगे अक्टूबर-नवंबर में जाकर कोई मौसम ख़राब हुआ था या फोग वगैरह हुई थी। सही। अच्छा जाहिद साहब, कल मोल्डर वाली बात आपकी बड़ी सही साबित हुई है, वो ज़रा नाज़रीन को दोबारा बताइएगा। नहीं, वो तो व्यान मोल्डर जो है ना, क्योंकि जाहिर है वो साउथ अफ्रीका के आजकल कैप्टन है, जिम्बाब्वे के खिलाफ अपनी टीम की कप्तानी कर रहे हैं, बहुत अच्छी इनिंग खेली, 367 रन बनाए, और हम सब हैरान थे, बल्कि दुनिया हैरान थी कि जिस स्पीड से वो खेल रहे हैं, चौके छक्के लगा रहे हैं, बॉलर्स को बिल्कुल ही उन्होंने धुनाई कर डाली थी। और हो सकता था कि वो थोड़ी सी भी टिक जाते पिच पे मज़ीद तो ब्रायन लारा का वो रिकॉर्ड तोड़ देते। लेकिन मेरा ख्याल है ये इसमें डिफरेंट राइज हैं। बाद लोग तो कहते हैं रिकॉर्ड बनते ही टूटने के लिए, वो भी एक बड़े साफ में आ जाते हैं जिन्होंने 400 रन बनाए होते। लेकिन मोल्डर के हवाले से देखा जाए तो उन्होंने बड़ेपन का सबूत दिया। उन्होंने कहा ब्रायन लारा एक लेजेंड है, और जो रिकॉर्ड्स होते हैं वो लेजेंड्स के लिए होते हैं, क्योंकि ब्रायन लारा ने ये रिकॉर्ड जो है इंग्लैंड के खिलाफ बनाया था जबकि मैं जिम्बाब्वे के खिलाफ खेल रहा था। और नंबर 2 उन्होंने ये भी कहा कि मैंने तो डबल सेंचुरी का नहीं सोचा था, यहाँ पे मैंने ट्रिपल सेंचुरी बना ली। तो इस तरह से मेरा ख्याल है उन्होंने उसकी वजाहत भी की है कि ब्रायन लारा का रिकॉर्ड अगर वो तोड़ भी सकते थे तो उन्होंने इसकी कोशिश नहीं की। सही। अच्छा यूसुफ अंजुम साहब, एशिया हॉकी कप अंडर-18 पाकिस्तानी टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई है, कप जीतने के कितने चांसेस लग रहे हैं? जी बिल्कुल, ये एशियन जो हॉकी फेडरेशन उसके ज़ेर एहतमाम पहली बार ये एशिया कप मुतारफ़ करवाएगा यंगस्टर के लिए, और मेरे ख्याल में पाकिस्तान टीम की जो परफॉर्मेंस है अब तक नहायत शानदार है। ये 3 मैच उसने खेले, तीनों में कामयाबी हासिल की और ग्रुप में उसने टॉप पोजीशन हासिल कर ली। कल हमारा ग्रुप में चाइना के साथ मैच होगा, जिसके बाद सेमीफाइनल में यकीनी तौर पर पाकिस्तान और मलेशिया की टीमें आमने सामने होंगी। तो इससे नौजवान खिलाड़ियों को यकीनी तौर पर एतमाद में इजाफा होगा। ये नौजवान खिलाड़ी हमारा फ्यूचर हॉकी का कौमी खेल की जानब हुकूमत भी इस तरफ ख़ास तवज्जो दे रही है कि उसको प्रमोट किया जाए, और एशिया हॉकी कप में भी पाकिस्तान ने जाना इंडिया में, उसका फ़ैसला अभी तक होना बाकी है। जो PHF हुकाम है उन्होंने तमाम जो ख़तब किताबत वाली चीज़ें वो सारी PSB और जो मुतल्लिका वज़ारत उनके हवाले कर दी हैं। 27 अगस्त से ये इंडिया में मैचेस होने हैं एशिया कप के। इंडियन मीडिया ने तो ये दावा किया कि उनकी गवर्नमेंट ने उनको इजाज़त दे दी है हॉकी फेडरेशन को कि इनको मदऊ करें पाकिस्तान को, लेकिन उनके जो वज़ीर खेल हैं अभी तक उनका ये कहा कि अभी तक हमें तहरीरी तौर पर इंडियन गवर्नमेंट की जानब से
कोई कन्फर्मेशन इस बारे में नहीं मिली। तो दूसरी जानब मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट भी कोई ऐसा स्टेप लेगी कि बिना किसी कोई खदो किताबत के कोई शराइत को तस्लीम किए बगैर पाकिस्तान अपनी टीम वहाँ भेजेगा। अब पाकिस्तान में चूँकि जनवरी में होनी है साउथ एशियन गेम, तो पाकिस्तान के पास बड़ा अच्छा मौका कि जिस तरह ICC चैम्पियन ट्रॉफी से पहले हमने उनके साथ एक डील की थी कि जब भी कोई इवेंट होगा तो उसमें हमारी टीम वहाँ जाकर नहीं खेलेगी और पाकिस्तान में अगर कोई इवेंट है तो फिर आपकी टीम न्यूट्रल वेन्यू पर आएगी। तो हमें अब ये उनसे मनवा लेना चाहिए कि साउथ एशियन गेम में अगर उनका इंडिया का दस्ता आएगा तो उस सूरत में हम अपनी पाकिस्तान की हॉकी टीम को इंडिया में खेलने की जाकर इजाज़त दे सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर 2 इवेंट, एक एशिया कप है 27 अगस्त से शुरू होना और उसके बाद 28 नवंबर से जूनियर वर्ल्ड कप है जिसमें पाकिस्तान ने खेलना है। तो पाकिस्तान के पास बड़ा अच्छा मौका कि इंडिया को उनके बराबर की सतह पर रखकर यह डील करे और फिर ये खेलों का रवाबत का आगाज़ होना चाहिए। और अगर डील नहीं होता तो क्या हमें कोई नुकसान होगा? देखिए, नुकसान इतने ज़्यादा होने की कोई इसमें बात नहीं है। एशिया कप इतनी तौर पर वर्ल्ड कप का क्वालिफाइंग राउंड है, लेकिन एक हमारे पास मौका, अगर हम एशिया कप में नहीं जाते तो फरवरी में दोबारा क्वालिफाइंग फरवरी में दोबारा क्वालिफाई हो सकते हैं। हमें बराबरी की सतह पर जो है बात करनी चाहिए, मुज़ाकरात करने चाहिए। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। हमें इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।